नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया गया। कैबिनेट की बैठक की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई है। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले MOU के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण की राशि 24,50,05,457 रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग की भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार के लिए मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। आज हमारे वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील जी का स्वागत किया गया। आज के मंत्रिपरिषद के ये निर्णय। रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित कंचनगंगा कॉलोनी निवासी हेमंत चंद्राकर द्वारा ईडी के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जांच एजेंसी के पास जो तथ्य है, जांच के दौरान कोई भी जांच एजेंसियां ऐसी ही जांच करती है। प्रकरण से संबंधित तथ्यों की जानकारी जिससे मिल सकती है, जांच एजेंसियां उन्हें नोटिस देकर बुलाती है, नोटिस देकर पूछती है। इसमें कोई अनहोनी वाली बात नहीं है, ये जांच का हिस्सा है। एजेंसियों को जितनी बार भी जांच की जरूरत होगी, जांच एजेंसी बार बार बुलाएगी। जांच पुख्ता हो, मजबूत हो, पूरे तथ्य सामने आए, इसलिए जांच एजेंसियां बार बार बुलाती है और बार बार पूछती भी है। एसीबी के पास जो तथ्य है, जांच के दौरान तो कोई भी जांच एजेंसी इसी तरह से करती है। प्रकरण से संबंधित तथ्यों की जानकारी जिनसे मिल सकती है, उन्हें नोटिस देकर बुलाती है, नोटिस देकर जानकारी पूछती है। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो जांच का हिस्सा है। एजेंसियों को जितनी बार जांच की जरूरत पड़ेगी, जितने बार भी जांच करेगी, जब ठीक से जांच नहीं होगी तब भी बोलेंगे कि ठीक से जांच नहीं किया। और जांच पुख्ता हो, मजबूत हो, पूरे तथ्य सामने आए,
इसलिए जांच एजेंसियां बार बार बुलाती है, बार बार पूछती हैं। ये तो अच्छी जांच हो रही है, यही पता चलता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी पहल चुनौतियों का सामना कर रही है। बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद शिक्षा दूत नक्सली धमकियों के कारण गुरुकुलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन नक्सलियों को शर्म आनी चाहिए जो गांव के शिक्षकों का गला रेत देते हैं और फिर बकवास करते हैं। अगर वे सरकार के साथ मिलकर आम सहमति बनाना चाहते हैं तो उन्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि नागरिकों की हत्याएं बंद होनी चाहिए और जितने भी आईडी सरेंडर किए गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, तभी बातचीत होगी। वहीं बिहार में एसआईआर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज एसआईआर पूर्णता की ओर है। राहुल गांधी एक ही समय पर दो तरह की बात करते हैं। वे एक जगह कहते हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है और दूसरी ओर जब मतदाता सूची को ठीक किया जाता है तो वे उसका विरोध करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता होती है। धिक्कार है ऐसे नक्सलियों पर जो गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा दूतों का गला रेत कर मारते हैं और उसके बाद बहुत तरह की बातें और इस तरह की बात करते हैं। मतलब आप स्वयं सोचें इस बात को कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार भी और साथ बढ़ करके कोई निर्णय तक पहुंचे सब मिलकर, तो ये सब बंद करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कहना चाहता हूं, सिविलियन किलिंग बंद करें, लगे हुए सारे आईडी हटाएं। एसआईआर पूर्णता की ओर है। आज राहुल गांधी जी एक समय में दो भिन्न बातें करते हैं, विरोधाभासी बातें करते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, दूसरी जगह जब मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम किया जाता है तो उनको शायद अपने वोट बैंक की चिंता होती है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। एक ही समय में दो विरोधाभासी बातों को लेकर के आगे बढ़ जाने वाले ऐसे मतलब मैं नहीं समझ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach.
Rungta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी पहल चुनौतियों का सामना कर रही है। बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद शिक्षा दूत नक्सली धमकियों के कारण गुरुकुलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे लेकर बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने बताया कि सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ हाल ही में शुरू किए गए अभियान के कारण माओवादी समूह पीछे हट रहे हैं। उनकी संख्या कम हो रही है और उनका प्रभाव कम हो रहा है। इससे हताश होकर ये समूह ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे निर्दोष स्वयंसेवकों को निशाना बना रहे हैं। हत्या और धमकी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हम स्वयंसेवकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। इस तरीके से सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ विगत समय में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई। इसी कारणवश माओवादी संगठन में काफी बैकफुट में है। उनका संख्या बल कम होते जा रहा है, उनका क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है। इस प्रकार बौखलाहट के कारण से माओवादी संगठन द्वारा निर्दोष ग्रामीण को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला हमारा वॉलंटियर शिक्षा दूतों को टारगेट करके उनका हत्या करना, प्रताड़ित करना जैसे घटना को अंजाम दे रहा है। ये माओवादी संगठन का एक क्रूरता का, उनका एक विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा को उजागर करते हैं। इस प्रकार माओवादी संगठन की हरकतों से उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी नजर आते हैं। और शिक्षा दूत के खिलाफ जो भी इस प्रकार माओवादी द्वारा घटना की गई थे, उन सब कैडर को शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारा कार्य योजना है। और अन्य जितना भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स को सुरक्षित रखने के लिए भी हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा, क्योंकि माओवादी चाहते हैं क्षेत्र में जनता अशिक्षित रहे, जो मुख्यधारा से संपर्क उन्हें टूटे रहे। इस प्रकार माओवादियों का एक क्रूरता है, उनके एक विकास विरोधी और गैर मानवीय चेहरा है। उसके विरुद्ध में लगातार सुरक्षा बल द्वारा शासन के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केरल में हुए टीवी डिबेट के दौरान गोली मारने की धमकी मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव के इस बयान को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसी तरह अब राहुल गांधी को भी निशाना बनाए जाने की साजिश रची जा रही है। राहुल को गोली मारने वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी सरकार की नाकामी को लेकर सदन से लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इससे भाजपा घबरा गई है। ऐसा लगता है कि आरएसएस भाजपा की विचारधारा के लोग राहुल गांधी को गोली मारना चाहते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। जिस तरह से कल हमारे लोकसभा के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को केरल भाजपा के एक प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की धमकी दी है, ये बेहद ही गंभीर और चिंतनीय है। इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक फासीवादी चरित्र की पार्टी है। जो उसका विरोध करे वो उसको जान से मारने की धमकी देना या उसको मिटाना चाहती है। आज से 77 साल पहले भी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस के एक गुर्गे ने, नाथूराम गोडसे ने सीने में गोली मारी थी। और आज उसी नाथूराम गोडसे रूपी केरल के भाजपा के प्रवक्ता महादेवा ने फिर से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को सीने में
गोली मारने की धमकी दी है, मैं समझता हूं कि इस धमकी के बाद ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान आया, ना ही उस बयान का कोई किसी ने विरोध किया, ना ही उस बयान पे किसी ने आपत्ति दर्ज की और ना ही उस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता को किसी प्रकार की कार्रवाई की। मतलब इसका मतलब उस बयान का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और वो चाहती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं का कोई विरोध न करे और वो एक हिटलर शाही वो चलाते रहे। लेकिन इस बयान का ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है और लगातार जिस तरह से धमकियां आ रही है उससे कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर कभी भी इस तरह के हमला हो सकते हैं। अगर हमला हुआ तो इसके लिए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी और साथ ही इसके खिलाफ में आज हम लोग पूरे प्रदेश में, प्रदेश के जिला मुख्यालयों में के थानों में आज FIR दर्ज कराएंगे उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ में जो इस तरह की बयानें दी है, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई FIR दर्ज और कार्रवाई हो। इससे साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसे कार्रवाई करती है या उसे बचाती है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के थानों में उसके खिलाफ में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। बिजली के बिल बढ़ने से, महंगी बिजली होने से प्रदेश की आम जनता परेशान है। कल मैं डोंगरगढ़ माई बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे थे। रास्ते में हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किए। उनको पता चला कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो आसपास के हमारे कुछ माताएं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो आके मुझसे संवाद कर रहे थे कि हमारा घर का बिजली बिल बढ़ गया है। मैंने पूछा उनसे, पहले कितना आता था? 2 महीना पहले 200 रुपए आता था और आज 700 से 800 रुपए आ रहा है। मतलब 2 से 3 गुना बढ़ गया। इस महंगी बिजली से परेशान है और वो चाह रहे हैं और उनका कहना भी है कि एक तरफ महतारी बंधन दे रहे हैं और दूसरी तरफ महंगी बिजली से हमारे पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको सस्ती बिजली चाहिए, इसके लिए लड़िए हमारे लिए। पूरे प्रदेश में जनता हालाकान है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी जश्न दशहरा के बाद 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के तमाम या छोटे या बड़े बिजली ऑफिसों का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि बढ़ी हुई बिजली दर कोई सरकार वापस ले और स्मार्ट मीटर लगाकर जिस तरह से लूटा जा रहा है, ये कहीं न कहीं आम जनता इससे परेशान हो चुकी है और बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रही है 3 और 4 अक्टूबर को। पिछले दिनों प्रदेश में एक बड़ा सुर्खियां बटोर रही है कि निःशक्त जन के घोटाले लगभग 1000 करोड़। ये पिछले 15 साल की रमन सरकार के समय का ये घोटाला है और एक NGO बनाकर सुनियोजित ढंग से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा था और इसमें सिर्फ अधिकारी को ही लपेटा जा रहा है। मैं समझता हूं कि बिना सरकार के संरक्षण के संभव नहीं है। इसलिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनकी भी जांच करनी चाहिए। उस समय के तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है और वैसे भी 15 साल घोटालों का पूरा पुलिंदा बन चुका था और कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए सिर्फ अधिकारियों के ऊपर थोपने का काम कर रही है। इसलिए सरकार के नुमाइंदों को भी, पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्रियों को भी जांच होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की बयानों पे अगर गंभीरता से लेती, मैं समझता हूं कि अब तक उसे कार्रवाई करी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना वहां की स्टेट के कोई नेता और न ही सेंट्रल का कोई लीडरशिप इस बयान पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उक्त नेता के बयान पर सहमत है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका कोई विरोध न करे, उसके खिलाफ कोई सड़क की लड़ाई न लड़े और इसलिए वो चाहती है कि जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या हुई, क्या उसी तरह की घटना फिर से दोहराना चाहती है? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मौन और चुप्पी साधना कहीं न कहीं इस तरह की बयानों पे भारतीय जनता पार्टी सहमत है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्सिस बैंक के नवरात्रि विज्ञापन में सांता क्लॉज को दिखाने पर दुर्ग सहित पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक्सिस बैंक ने दिल से ओपन सेलिब्रेशन 2025 नामक एक अभियान शुरू किया था। सोशल मीडिया रील में बैंक ने नवरात्रि गरबा के बीच सांता क्लॉज को दिखाया। बैंक द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में नवरात्रि से जुड़े दृश्य के साथ सांता क्लॉज को दिखाए जाने पर बजरंग दल ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का कारण बताया और बैंक प्रबंधन से तुरंत विज्ञापन में बदलाव करने की मांग की। पाते हो वो हिंदू समाज का बैंक में बैलेंस होता है तब पाते हो। तो हिंदू समाज के जगराते पर सेंटा का क्या काम? कोई काम था क्या सेंटा का? नहीं। आप में सामर्थ्य है कि ईद में हिंदुओं का वो लगा दोगे? आप में समाज है? मैं दिखाऊं क्या चल रहा है उसको। भिलाई के एमजीएम स्कूल सेक्टर 6 में हुए 13वें मार डियोडोरियस मेमोरियल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच 1 अक्टूबर को खेला गया। फाइनल मैच में शारदा विद्यालय ने विरोधी टीम को 2-0 से पराजित किया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के 16 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया था। आज 12 घंटे जो बच्चा पढ़ता है, किताब में बैठे रहता है, वो क्लास में टॉपर आता है, उनका नाम होता है। जब वो ग्राउंड में रहता है, उसका ब्रेन कितना वर्क करता है और एक पढ़ने वाले का ब्रेन कितना वर्क करता है, आप वो देखिए। हारी हुई टीम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं हारेंगे तो सामने वाला जीतेगा भी। हमारे यहाँ से आकर्षी कश्यप जो भी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है और जो हमारे जहाँ भी डीपीएस की बात होती है, डीपीएस के बाद एमजीएम की बात होती है। और आज के हमारे सम्मानीय मंत्री हमारे गजेंद्र यादव जी के दोनों बच्चे यहीं से पढ़े हैं। इसी धन्यवाद की कड़ी में मैं हमारे निर्णायक महोदय लोग जो लगातार 15 मैच का संचालन किए और एक भी मैच में निर्विरोध निर्विवाद उन्होंने सफल करा, ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पूरा समय देकर हमारे मैच को सफल बनाया। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेहतर शिक्षा व विद्यार्थियों के नैतिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाती आ रही है। यही कारण है कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक लगातार पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। समय समय पर खेलों का आयोजन कर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का कार्य भी एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बखूबी कर रहा है। इसी के तहत 13वां फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन स्मृति स्वरूप किया गया। इस इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 27 सितंबर से हुआ था। वहीं इस टूर्नामेंट का समापन 1 अक्टूबर को हुआ। इसमें लगभग 16 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का समापन 1 अक्टूबर को हुआ। समापन समारोह पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो बता दें, समापन समारोह में डीएसपी हेडक्वार्टर अलेक्जेंडर कीरो, नगर निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर सहित शाला प्रबंधन के लोग व फुटबॉल टीम यहां पर शामिल रही। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। तत्पश्चात विजयी व रनर अप टीम को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथि देवो भव के तहत अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। फिर समय आया विजयी टीम व रनर अप को पुरस्कृत करने का। तो यहाँ पर विजयी टीम व रनर अप टीम को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों द्वारा यहाँ पर टीमों को सम्मान दिया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन अवसर पर आए अतिथियों ने एमजीएम स्कूल की शिक्षा को बेहतर बताया व दिल से सराहना की। बिना कोई अवरोध के जब भी मैं बोलूँगा कि दुर्गा पक्ष चल रहा था, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार लगे रहे। ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का दिखाता है कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी धन्यवाद की कड़ी में मैं हमारे निर्णायक महोदय लोग जो
लगातार 15 मैच का संचालन किए और एक भी मैच में निर्विरोध उन्होंने सफल करा। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरा समय देकर हमारे मैच को सफल बनाया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ मुझे जो जानकारी दी गई है वो हमारे यूथ फ्लाई की 16 टीमें 16 स्कूल्स के टीम यहाँ पार्टिसिपेट किए थे और जो फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था वो 27 सितंबर और आज मॉर्निंग में 8:30 बजे फाइनल मुकाबला हुआ डीपीएस और स्टार स्कूल के बीच में। मैं दोनों टीम को बहुत बधाई देता हूँ, जो जीती हुई टीम और जो हारी हुई टीम। हारी हुई टीम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर हम नहीं हारेंगे तो सामने वाला जीतेगा भी नहीं। तो आप अपने मन को छोटा मत करिए। कभी हमारे पेरेंट्स बोला करते हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई करना है, आपको खेलने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं खेलने में भी आज इतने स्कोप है। जैसे आप मैं यहाँ देख रहा था हमारे यहाँ से आकर्षी कश्यप जो कि इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है और जो हमारे पुलिस विभाग में रिसेंटली ISAT के पद पर ज्वाइन करी। मैं जो पढ़ंतु बच्चे हैं जो किताब लेके 24 घंटा बैठे रहते हैं और जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे जो ग्राउंड में खेलते हैं उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ। आप 12 घंटे जो बच्चा पढ़ता है किताब में बैठे रहता है वो क्लास में टॉपर आता है, उनका नाम होता है, लेकिन एक जो प्लेयर है फुटबॉल प्लेयर है, हॉकी प्लेयर, जब वो ग्राउंड में रहता है उसका ब्रेन कितना वर्क करता है और एक पढ़ने वाले का ब्रेन कितना वर्क करता है आप वो देखिए। मैं जो बच्चे लोग बैठे हैं जब वो बॉल लेके जब जा रहा है फॉरवर्ड जो प्लेयर है गोल मारने की तैयारी जब कर रहा होगा, अब उसको 3 लोग यदि कवर करके रखे हैं तो उस समय उसका ब्रेन कितना फास्ट चलता है ताकि वो कहाँ से कैसे करके बॉल निकालेगा और गोल पोस्ट के अंदर डालता है। उतना ब्रेन जो पढ़ने वाला जो बच्चा है 24 घंटा 23 घंटा जो बच्चा बढ़ता है उतना ब्रेन उसका फास्ट नहीं चलता जितना हमारे प्लेयर्स का चलता है। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 शब्द बोले थे और फुटबॉल मैं बहुत दिन के बाद में मुझे स्कूल आया और खुशी इस बात की स्कूल अपने आप में बड़ा फेमस स्कूल है। जहाँ भी डीपीएस की बात होती है डीपीएस के बाद एमजीएम की बात होती है और आज के हमारे सम्मानीय मंत्री हमारे गजेंद्र यादव जी के दोनों बच्चे यहीं से पढ़े हैं। उनके बेटा भी यहीं से पढ़ा, बेटी भी यहीं से पढ़ा। तो एमजीएम स्कूल का ना सिर्फ आपका शैक्षणिक एजुकेशन में उनका कमांड रहा है, स्पोर्ट्स में रहा है, म्यूजिक में रहा है, उनकी सोशल एक्टिविटी में रहा है काफ़ी। और इसी कड़ी में शाला के प्रिंसिपल ने टूर्नामेंट को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। ये मार्च 30 फुटबॉल टूर्नामेंट है। हमारा फाउंडर के नाम से ये टूर्नामेंट हर साल खेलते रहते हैं। इस साल 27 तारीख से शुरू किया और 1 तारीख फाइनल्स में ख़त्म हुआ। लगभग 16 टीम पार्टिसिपेट किया। उस 16 टीम से लास्ट में जाकर दिल्ली रिसाली स्कूल चैम्पियनशिप और शारदा विद्यालय रनर अप हो गए। तो ऐसे टूर्नामेंट्स क्या होते हैं और फुटबॉल इवेंट्स या गेम्स इवेंट हमारा स्टूडेंट्स का मनोबल और इनका आगे अपना एकेडमिक्स के साथ लेकर जाते हैं तो सारी चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। और आगे जाकर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हमारा देश हमारा प्रधानमंत्री का विचार के हिसाब से बहुत आगे लेकर जाने के लिए हमारा स्कूल भी सहयोग करेंगे। और हमारा हर इवेंट हमारा लगभग 16 गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हमारा स्कूल एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर फील्ड में हम आगे लेकर जाने के लिए हम विशेष रूप एज ए प्रिंसिपल ऑफ एमजीएम स्कूल हम कर रहे हैं। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगातार बेहतर शिक्षा देते हुए और खेलों को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
बहरहाल इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई, वहीं उत्साहवर्धन करते हुए मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शाला प्रबंधन व फुटबॉल टीम यहां पर शामिल रही। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।